अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिसेस शाहिदा इकबाल। आज हम जिस लेक्चर पे पढ़ने जा रहे हैं, जो मैं लेक्चर आपको डिलीवर करने जा रही हूँ, वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो हम इस पे देंगे। और अब ये देखिए कि जिस तरीके से मैं समझाने की पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल ही बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। बिल्कुल ही मैंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टार्ट प्रोग्राम लिखने का जो स्टार्ट होता है, लाइक एल्गोरिदम्स थे। फिर उसके बाद मैंने जो है वो आप लोगों को फ्लो चार्ट्स के बारे में मेरा एक और लेक्चर है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो क्या होती हैं। अमूमन ये होता है कि हम फ़र्ज़ करें हमने किसी से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो जब तक हमें उस बंदे की लैंग्वेज नहीं आती है हम उससे कम्युनिकेट या बात नहीं कर सकते। सपोज़ अगर हमें चाइनीज़ नहीं आती है तो हम किसी चाइनीज़ से बात नहीं कर सकते, हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम किसी इंग्लिश पर्सन से बात नहीं कर सकते, उसको कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसको बात अपनी समझा नहीं सकते। सेम इज़ द केस विद कंप्यूटर्स, कि कंप्यूटर्स को भी अगर हमने उनसे कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई ना कोई प्रोग्राम चाहिए जिसके थ्रू हमने कम्युनिकेट करना है कंप्यूटर के साथ। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली वो बनाया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ की जाती है जिसके जो के प्रोग्राम को हमें बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हेल्प आउट करती है। तो उसके लिए जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समझना और आना जो है वो ज़रूरी है। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर आपको बनाना है तो उसके लिए आप कोई ना कोई लैंग्वेज जो है वो यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आपके सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प आउट करेगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं। ए सेट ऑफ वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स यूज टू राइट ए प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोग्राम लैंग्वेजेस। यानी आप क्या कह रहे हैं कि सेट ऑफ वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, लफ्ज़ों की जो है उनका सेट या स्टेटमेंट्स का सेट जो है वो अमूमन इंस्ट्रक्शंस, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसके लिए हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो है बेसिकली वो सेंटेंसेस की सूरत में या स्टेटमेंट्स की सूरत में हमने कंप्यूटर को जो है वो देनी होती हैं। और कंप्यूटर जो है उन्हीं स्टेटमेंट्स या उन्हीं हमारे जो हमने कंप्यूटर को जो है वो इंस्ट्रक्शन दी है उन्हीं के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। अब देखिए, आपको कोई गेम खेलनी है, अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है तो आप गेम खेल सकते हैं, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप गेम खेल नहीं सकते। तो इस तरीके से जो है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर कोई सॉफ्टवेयर लिखा गया है तो उसके लिए फिर हमें वो लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। अमूमन एक लैंग्वेज जो है वो रूल्स डिफाइन करती है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो इंग्लिश की जो है वो पहले हम ग्रामर पे फोकस करते हैं, ग्रामर पे फोकस करने के बाद जो है हमने जो है वो उसकी जो है फिर हमें पता चलता है कि जो सेंटेंस है वो हमने कैसे बनाना है, कैसे जो है वो सब्जेक्ट होगा, कैसे ऑब्जेक्ट होगा, कैसे जो है वो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके वो स्टेटमेंट बनानी है। वैसे ही लैंग्वेजेस जो है वो कुछ रूल्स डिफाइन करती हैं और लैंग्वेजेस का सिंटैक्स होता है जिसके थ्रू हम कोई भी कंप्यूटर का जो है वो प्रोग्राम लिखते हैं। तो बहुत सारी जो है लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। और अमूमन प्रोग्रामर को जो है जो लैंग्वेज आती है वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको सिलेक्ट करके जो है वो प्रोग्राम लिख सकता है। तो अमूमन जो टाइप्स हैं लैंग्वेजेस की, वो जो मेजर कैटेगरीज हैं वो दो हैं। एक जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है और दूसरी जो है वो लो लेवल लैंग्वेज है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है और लो लेवल लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज जो है इज क्लोज टू मशीन एंड फार फ्रॉम ह्यूमन। इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ये है कि ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कंप्यूटर के लिए या डायरेक्टली मशीन के लिए लिखी जाती है, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और बेसिकली चूंकि ये कंप्यूटर के लिए लिखी जाती है तो ये प्लेन जैसे हम इंग्लिश वर्ड्स बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो ये वैसी नहीं होती। इसके लिए थोड़ा सा मतलब डीप नॉलेज रिक्वायर होता है बहुत ज़्यादा। ये जो है वो इतना आसान नहीं होता इसको करना, इसको लिखना। तो अमूमन जो लो लेवल लैंग्वेज है इसकी जो है वो मज़ीद आगे दो कैटेगरीज आती हैं। एक जो है वो मशीन लैंग्वेज है, दूसरी असेंबली लैंग्वेज है। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो उन्हें हम बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं, उनके लिए जो है वो हम बाइनरी फॉर्म जो है वो लिखेंगे। और बाइनरी फॉर्म में ये है कि हमने जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में जो है वो लिखा जाएगा। जो भी आपने लिखा है वो सारा का सारा
जो है वो किस फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा, यानी 0 और 1 के फॉर्मेट में जो है वो हमने इसको लिखना है। हम जो है वो लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखते हैं। ये अमूमन डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं कंप्यूटर के साथ, यानी इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ट्रांसलेटर का आपको मैं डायरेक्ट और इस इनडायरेक्ट का थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दूं कि देखें कि जब हमें सपोज़ हमें चाइनीज़ नहीं आती है और हमारा कोई डेलीगेशन जो है वो जाता है चाइना, तो वहाँ जो है वो ट्रांसलेटर होता है, कोई पर्सन जो कि ट्रांसलेट करता है हमारी जो उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज है उसको वो ट्रांसलेट करेगा चाइनीज़ में, और फिर चाइनीज़ जो बोलेंगे, जो जवाब देंगे, उसको ट्रांसलेट करके वो फिर हमारे जो डेलीगेट्स को बताते हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी ऐसा होता है कि अगर कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता उस लैंग्वेज को, तो उसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। और ट्रांसलेटर का जो है वो भी लेक्चर मेरा अपलोड हुआ हुआ है, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है वो इसके एंड पे जो है वो दे दूँगी आपको, और आप वहाँ से जाकर जो है वो ट्रांसलेटर्स का जो लेक्चर है वो सुन सकते हैं। तो बात हो रही थी मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन, इसके लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्टली रन करती हैं मशीन के ऊपर, और ये अमूमन मशीन डिपेंडेंट होती हैं। मशीन डिपेंडेंट का क्या मतलब है? मशीन डिपेंडेंट से क्या मुराद है? मशीन डिपेंडेंट से मुराद ये है कि जो कंप्यूटर होगा उसके लिए अलग से जो है वो लिखा जाएगा, उसके लिए अलग से हम क्या करेंगे, उसके लिए अलग से जो है वो हम प्रोग्राम लिखेंगे। हर कंप्यूटर के लिए अलग से जो है वो मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम जो है वो लिखा जाएगा, और इसमें जो है वो हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग हम लिखेंगे। इसको जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो अमूमन हम जो लिखते हैं, हम बोलते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं, हम सादा जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनमें बोलते हैं, तो वो हमारे लिए उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले जाती हैं जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं। उसके बाद मशीन लैंग्वेजेस के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है, लेकिन ये प्लेन इंग्लिश के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करती है। ये थोड़ा सा हायर लेवल है मशीन लैंग्वेज से, क्योंकि ये कुछ इंग्लिश के अल्फाज, सादा अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करती है मशीन की इंस्ट्रक्शंस की बजाय। मशीन इंस्ट्रक्शंस में तो हम बाइनरी 0101 लिख रहे होते, तो उसमें तो हमें ऐसा कुछ खास जो है वो समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन असेंबली लैंग्वेज में कुछ इंग्लिश के जो है वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम निमोनिक्स बोलते हैं। ये लफ्ज़ जो है हम इसको प्रोनाउंस करेंगे निमोनिक्स, नीमोनिक्स। और ये चूँकि इंग्लिश वर्ड्स में लिखे जाते हैं, तो इसलिए इसको राइट करना, इसको चेंज करना, मॉडिफाई करना जो है वो काफ़ी आसान होता है। और अमूमन जो है ये चूँकि अच्छा, ये असेंबली लैंग्वेज जो है इसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए असम्बलर होता है एक ट्रांसलेटर। मशीन लैंग्वेज के लिए जो है वो कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन असेंबली लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसको हम असम्बलर कहते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है क्या होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो, उन्हें हम जो है वो ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि क्लोज टू ह्यूमन बीइंग्स होती हैं, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो कि जिनको हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश के सेंटेंसेस की तरह हम लिख सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं वैसे ही हम उसकी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इनकी जो है वो हम प्रोग्राम लिखेंगे और इंग्लिश के सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखेंगे। इसके लिए जो है वो प्रिंट एफ, और जैसा कि हमारे पास हम अगर हमें प्रिंट कराना है, कोई भी चीज़ आउटपुट स्क्रीन पर दिखानी है, कोई रिज़ल्ट दिखाना है या कोई हमने आउटपुट दिखानी है, तो प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज़ होगी। और अगर हमने कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए जो है वो हम स्कैन एफ यूज़ करेंगे। इस तरह के जो है वो इंस्ट्रक्शंस बहुत सारी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर हमें सपोज़ प्रिंट कराना है कुछ भी, तो उसके लिए हम प्रिंट की जो है वो कमांड दे सकते हैं कि प्रिंट की कमांड जो है वो लिखी जाती है। इनको लिखना, इनको मॉडिफाई करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जो है वो मशीन लैंग्वेज। तो हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं ये आगे मज़ीद 3 तरह के उसमें डिवाइडेड हैं पार्ट्स में। इसकी 3 टाइप्स कह लें कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं, और नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है वो होती हैं। तो जो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस हैं इन्हें 3GL या थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस जो है वो कहा जाता है। इस लैंग्वेज के अंदर प्री डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होते हैं, यानी हमने पहले से क्या किया हुआ है, पहले से हमने उनको जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं, और वो इंस्ट्रक्शन चूँकि हमने एक बाकायदा स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट हमने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है,
तो जिस सीक्वेंस में हमने उन इंस्ट्रक्शंस को लिखा है उसी सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट होंगी। इसका मतलब ये है कि जो 3GL लैंग्वेजेस हैं वो एक ख़ास सीक्वेंस में जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, और जिस सीक्वेंस में लिखी जाती हैं उसी जो है वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं, और हर इंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्यूटर को बताती है कि व्हाट टू डू, कि अब आगे जो है वो क्या करना है। तो इसकी जो मिसालें हैं हमारे पास, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी, ये वो लैंग्वेजेस हैं जिन्हें हम प्रोसीजरल लैंग्वेज जो है वो कहते हैं। ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के अंदर आती हैं। फोर्ट्रान जो है वो फार्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज होती है। ये साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पजेस के लिए यूज़ होती है। ये जो बेसिक लैंग्वेज है ये बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, और ये जो है ये 1960 में बनाया गया था, और इसको समझना लिखना आसान है। अमूमन ये बेसिक लैंग्वेज जो है स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई थी, ताकि वो जो छोटे छोटे उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें, उनको जो है वो प्रोग्राम कर सकें। उसके बाद जो है वो कोबोल है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसको भी डिज़ाइन किया गया था बिजनेस पर्पजेज़ के लिए। और उसके बाद जो है वो पास्कल है। पास्कल जो है ये आमतौर पर ये भी दोनों के तौर पर ये बिजनेस एप्लीकेशंस को भी इस्तेमाल कर को के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके लिए कोड लिखा जा सकता है बिजनेस एप्लीकेशन और साइंटिफिक एप्लीकेशन दोनों के लिए जो है वो प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। और जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज जो है ये मिडिल लेवल लैंग्वेज इसको कहा जाता है। इसमें हर तरह के जो है वो सॉफ्टवेयर्स हम जो है वो लिख सकते हैं, मतलब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर जो है वो कोई साइंटिफिक जो है पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है इसे। तो हर तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो हम सी के थ्रू लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई जी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। उसके बाद हमारे पास सेकेंड जो टाइप आती है हाई लेवल लैंग्वेजेस की, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, एन ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्ट क्या है? कलेक्शन है डेटा का और फंक्शंस का। ये अमूमन जो है वो उसी ऑब्जेक्ट्स की बेस पर जो है वो लिखी जाती हैं। इसके अंदर कोई सीक्वेंस वगैरह मैटर नहीं करता, लेकिन ये है कि बहरहाल ऑब्जेक्ट की बेस पर होती हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट जो है जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस के। एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? कलेक्शन है डेटा का और फंक्शंस का। तो उन्हीं की बेस पर हम लिखेंगे। अब फ़र्ज़ किया जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक फ़र्ज़ करें हम कॉलेज का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ होगा, जो एडमिन स्टाफ होगा, जो स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ पर सब्जेक्ट्स होंगे जो कि पढ़ाए जाते हैं, तो ये जो है वो क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, कोई हॉस्पिटल का बनाया जा रहा है, तो उसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफर करेंगे। यानी ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो सॉफ्टवेयर वेरी कर रहा होता है। और ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहे हैं, तो वो उसी के ऑब्जेक्ट्स को जो है वो रिलेट कर रहा होगा। तो ये जो है वो हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस इनको हम कहते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं C++ है, जावा है, C# है, ये सारी की सारी जितने भी लैंग्वेजेस हैं ये जो है वो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए काम आती हैं। इसमें हर तरह के प्रोग्राम्स जो है वो आप लिख सकते हैं। इसमें आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं, आप इसमें जो है वो अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लिख सकते हैं। हर तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड जो कैटेगरी आती है वो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी हमारे पास जो है वो उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस थी, ऑब्जेक्ट की बेस पर थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस जो है इनको इनके लिए जो टेक्नोलॉजी या इनके जो लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है 4G, यानी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। ये लैंग्वेजेस बेसिकली अमूमन ये इनको नॉन प्रोसीजरल इसलिए कहते हैं कि इसमें हमें कंप्यूटर को ये नहीं बताना पड़ता कि कैसे करना है। हमने जिस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करना है कि व्हाट टू डू, कि करना क्या है, कैसे करना है, ये कंप्यूटर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली करता है अकॉर्डिंग टू दोज इंस्ट्रक्शंस विच आर बीइंग रिटन। तो ये जो है कंप्यूटर क्या करेगा? कंप्यूटर जो है वो व्हाट टू डू की बेस पर तमाम जितना भी डाटा होगा उस सारे के सारे को जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। ये अमूमन नॉन टेक्निकल यूज़र्स के लिए बनाई जाती है। नॉन टेक्निकल यूज़र से मुराद ये है कि वो लोग जो कि जिनको इतना ज़्यादा नॉ नहीं है, जिन्होंने इतना ज़्यादा जो लैंग्वेज के बारे में नहीं जानते हैं, जिनको इतना ज़्यादा जो है वो नॉलेज नहीं है
वो सिंपल यूज़र्स हैं, नेव यूज़र्स हैं, जस्ट उन्होंने उठा के सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना शुरू कर देना है, तो उनके लिए जो बनाया जाता है सॉफ्टवेयर वो हम नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस के को इस्तेमाल करते हुए वो सॉफ्टवेयर जो है वो लिखा जाता है। और ये अमूमन डेटाबेस की जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मदद से हम डेटाबेस की जो है वो एप्लीकेशंस लिखते हैं। और अमूमन इसके अंदर जो आते हैं सॉफ्टवेयर, वो एक सीक्वल है, दूसरा आरपीजी है। सीक्वल है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज एंड आरपीजी एज रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर कहलाता है। जो सीक्वल है इसमें कमांड्स दी जाती हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं इसको, इसमें कमांड्स दी जाती हैं डेटाबेस को कि किस तरीके से डेटाबेस बल्कि क्रिएट भी कर सकते हैं आप, और उसके बाद जो है वहाँ से डेटा रिट्रीव भी कर सकते हैं। और रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर जो है ये अमूमन रिपोर्ट्स वगैरह को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये भी नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ओके, ये तो हमने देख लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या थी, वो सारा हमने डिटेल से डिस्कशन की। अभी तमाम लैंग्वेजेस के बारे में, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में आपने पढ़ा, तो उन सबसे उनको समझने के लिए सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड का समझना ज़रूरी होता है। इसको देखना जो है वो लाजमन है, इसके बगैर जो लेक्चर अधूरा होता है। आप जो है आपको वो समझ ही नहीं आएगा। अभी जैसे मैंने ट्रांसलेटर की बात की है, तो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रांसलेटर क्या होता है, क्यों ट्रांसलेट किया जाता है लैंग्वेज को। इस वजह से ट्रांसलेट किया जाता है कि कंप्यूटर के अंदर जो हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो कहलाता है सोर्स कोड। वो आपका सोर्स कोड होता है। यानी सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे अभी मैंने आपको C++ का बताया है और जावा का, इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। और सी है, C# है, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। तो सोर्स कोड क्या करेगा? सोर्स कोड जो है अमूमन लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज में, और इसको हम सोर्स कोड कहते भी इसलिए हैं कि ये सोर्स प्रोग्राम भी कहलाता है। यानी सोर्स कोड जो है सोर्स प्रोग्राम भी कहलाता है, क्योंकि ये लिखा जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस में। और इसमें जो हाई लेवल लैंग्वेज, चूँकि इंग्लिश के प्लेन वर्ड्स होते हैं, तो कंप्यूटर उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं करता। ह्यूमन इसको इजीली मॉडिफाई भी कर सकता है, अंडरस्टैंड भी कर सकता है, उसको आसान लगता है, क्योंकि वो उसकी अपनी लैंग्वेज में है। जैसे वो लिखता है, जैसा वो बोलता है, जैसा वो देखता है, वो वैसे ही स्टेटमेंट जो है वो लिख देता है। लेकिन जो कंप्यूटर होता है उसको समझना जो है इसके लिए मुश्किल होता है, जिसके लिए जो है फिर वो ऑब्जेक्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बहुत कम स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड जो है वो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसको कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली समझता है, डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। और इसको जो है वो ह्यूमन के लिए उसको मॉडिफाई करना, अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज़ाहिर है बनाया तो ह्यूमन ने ही है, लेकिन ये एज़ कम्पेयर टू सोर्स कोड जो है वो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है ज़रा टफ होती हैं, और इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो हमें लिखनी पड़ती हैं। जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसके अंदर स्टेटमेंट्स ज़्यादा होती हैं, और जो सोर्स कोड होता है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट कोड कम होती हैं। तो हमेशा जो भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखा होगा सोर्स कोड, वो ट्रांसलेट होगा ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। हमेशा सोर्स कोड को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। फिर वो जाके मशीन पर एग्जीक्यूट होता है। चाहे सॉफ्टवेयर किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाए, वो पहले ट्रांसलेट होता है, और ट्रांसलेट होने के बाद उसका ऑब्जेक्ट कोड एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है, जो कि ऑब्जेक्ट कोड होता है, और फिर उसके बाद उसकी हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो होप सो आपको जो है वो समझ आया होगा मेरा लेक्चर। अगर आपको किसी किस्म की जो है वो क्यूरी करनी है, तो आप मुझे जो है वो कमेंट बॉक्स में आकर क्यूरी कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जो लेक्चर है हमारा कंपाइलर्स का, या यूँ समझिए ट्रांसलेटर्स का, तो वो मैं नीचे लिंक में दे दूँगी। आप उसको वहाँ से क्लिक करके आप मेरा वो लेक्चर भी देख सकते हैं, ताकि आपको आसानी से सोर्स कोड का और ऑब्जेक्ट कोड का जो डिफरेंस है वो आपको पता चल सके। तो अभी के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।